हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू माइग्रेंट ब्रेन्स। चैप्टर 11 आपका कंक्लूड हो गया और चैप्टर 11 के कंक्लूड होने के साथ चैप्टर 11 की प्रैक्टिस। लास्ट में हमने जो पढ़ा था कोरिया की IMF क्राइसिस और ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। बाकी सारे चैप्टर्स के जो भी टॉपिक थे वो हमने कवर कर लिए। एक टू पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन करके है ना, दैट इज़ वेरी इक्वल टू द इंट्रोडक्शन पोर्शन, सिमिलर है वो भी। तो आगे अब हम आते हैं इस पे, ये है सॉल्यूशन पार्ट, क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन पार्ट। यानी कि यहाँ पे अब हम जो कुछ भी हमने पढ़ा है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जो क्वेश्चन आंसर्स आपके बुक बेस्ड हैं, अभी सबसे पहले हम वो क्वेश्चन आंसर्स निपटाएंगे। यानी ये क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वर द मेजर डेवलपमेंट्स बिफोर द मेजी रिस्टोरेशन दैट मेड इट पॉसिबल फॉर जापान टू मॉडर्नाइज रैपिडली। तो क्या क्वेश्चन कह रहा, मेजर डेवलपमेंट्स की बात कर रहा है, किसके पहले? मेजी रिस्टोरेशन के पहले। क्लियर है। तो कौन कौन से ऐसे एफर्ट किए गए, कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट हुए जो मेजी रिस्टोरेशन के पहले हुए और जिनकी वजह से जापान की जो पॉलिसी है वो मॉडर्नाइज हुई। क्लियर है। तो यानी आपको इसमें तोकुगावा फैमिली के जो टाइम वाला सिचुएशन है उसको देखना है, ठीक है। सो द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स हेल्प्ड इन द मॉडर्नाइजेशन। कौन कौन से? पहला, peasants were not allowed to carry arms। देखो ये सारे के सारे तोकुगावा फैमिली वाला जो आपने देखा है ना, तोकुगावा फैमिली वाला जो वीडियो है उसमें आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। यानी एक एक आंसर, एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो आपको तोकुगावा फैमिली वाला जो टॉपिक वाला वीडियो है उसमें आपको दिख जाएगा। तो तोकुगावा फैमिली ने जो बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स किए थे, उन्हीं रिफॉर्म्स को यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो आगे जाके जापान को मॉडर्नाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। और मेजी रिस्टोरेशन में तो पॉलिटिकल चेंजेस बहुत कुछ हुए थे, लेकिन बहुत कुछ बेस तोकुगावा फैमिली के दौरान बन गया था। सबसे पहले तो उन्होंने क्या है, सोशल स्ट्रक्चर चेंज किया था। और ये इसलिए किया था तोकुगावा फैमिली ने सोशल स्ट्रक्चर। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि ये सारा कुछ वीडियोज़ में डिस्कशन हुआ है। तो टॉपिक वाले वीडियोज़ पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको बस आसानी से वो चीज़ें लिंक हो जाएंगी, है ना। अभी अगर हम वापस से उतना ही डिटेल में यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे तो फिर तो हर एक क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो बहुत जो है वीडियो आपका, उसका लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए और वो ये था कि रिवॉल्ट्स को अवॉइड करने के लिए और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए तोकुगावा ने कहा कि भाई सिर्फ समुराई लोग जो होंगे वो लोग अपने साथ आर्म्स कैरी कर सकते हैं, सोर्ड्स कैरी कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल लोगों को अपने साथ सोर्ड्स कैरी करने, आर्म्स कैरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लेड टू द ग्रोथ ऑफ कमर्शियल इकोनॉमी, ठीक है। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि रूरल लेवल पर जो इकोनॉमिक्स सेटअप था उसको बेहतर बनाना शुरू किया। क्लियर है। क्यों? क्योंकि जो दाइमोस थे, फ्यूडल लोग थे, वो पहले क्या था, अपनी ऑटोनॉमी में काम करते थे, लेकिन अब सेंट्रलाइज सिस्टम कर दिया गया था। तोकुगावा के जो मतलब शोगुन होते थे, इस फैमिली के जो शोगुन होते थे, जो मिलिट्री डिक्टेटर होते थे, वो टाइम टाइम पर अलग अलग दाइमोस को सेंटर में, कैपिटल में बुलाते रहते थे, ठीक है। एडो जो राजधानी हुआ करती थी उस समय, वहाँ बुलाते थे और वहाँ पर काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक, सालों तक इवन उनको रखते थे। ये इसलिए ताकि उनकी जो वर्किंग मेथोडोलॉजी है उसको वो रेगुलेट कर सकें बहुत अच्छे से, और किसी भी दाइमो को ये मौका ना मिल सके कि वो अपने आप को वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग करे। इससे क्या हुआ कि लोकल लेवल पर जो दाइमोस हैं, जो फ्यूडल्स हैं, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने में ध्यान दिया, और जिसकी वजह से क्या होगा, लगभग ऑब्वियस ही बात है, जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, और फिर यहाँ से आपकी मॉडर्नाइजेशन, या मैं कहूँ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रास्ता खुल जाएगा। एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप सिल्क इंडस्ट्री। अभी तोकुगावा लोग क्या है, चाइना वगैरह से सिल्क मंगाते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब सिल्क मंगाना पड़ता था तो बड़े पैमाने पर इनको अपना सिल्वर और जो प्रीशियस मेटल्स होती थी वो देना पड़ता था। तो तोकुगावा ने सोचा कि यार ऐसे ही अगर सिल्वर जाता रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सिल्क इंडस्ट्री को अपने ही यहाँ पर ग्रो कराना शुरू किया ताकि हमारी प्रीशियस मेटल्स जो है वो रुक जाएं। पीपल डेवलप्ड रीडिंग हैबिट्स, ठीक है। आपने देखा था कि ये वो समय था जब लोग लिटरेचर की तरफ इंक्लाइंड हो रहे थे, और टोक्यो जैसे शहरों में आपको एक कप जो नूडल है, एक बाउल नूडल है, एक कप का मतलब एक बाउल, एक कटोरा नूडल है, उस नूडल के प्राइस से भी कम प्राइस पर आपको किताबें मिल जाती थी, और राइटर्स जो थे, इंटेलेक्चुअल्स, स्कॉलर्स जो थे, वो बड़े पैमाने पर फल फूल रहे थे, फ्लॉरिश हो रहे थे, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ प्रीशियस मेटल्स रेस्ट्रिक्टेड, ये देखो, है ना।
तो जो प्रीशियस मेटल्स थी उनकी उनकी जो आउटफ्लो है उस पर इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाया, क्योंकि वो इनकी इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करता लॉन्ग टर्म में। थिएटर और आर्ट्स जो है उनको पैट्रोनाइज किया गया बड़े बड़े टाउन्स में, यानी कल्चर को भी प्रमोट करने की बात की गई, ठीक है। लैंड सर्वे किए गए और टैक्स को रेशनलाइज किया गया, लैंड की क्वालिटी के बेसिस पर टैक्सेशन को लगाया गया। तो ये कुछ ऐसे सुधार थे जिन सुधारों को तोकुगावा फैमिली ने इंप्लीमेंट किया। यही लैंड सर्वेज और ये रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्सेस आगे जाके बहुत कुछ हेल्प करेगा जब मेइजी रिस्टोरेशन होगा, जब मेइजी राजा यहाँ पर आके अपने अपने आप को डायरेक्टली जो है वो सत्ता का हिस्सा बना देगा और खुद रूल करना शुरू करेगा, तब उसको ये बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डेली लाइफ वॉज ट्रांसफॉर्म्ड एज जापान डेवलप्ड। जैसे जैसे जापान का डेवलपमेंट हो रहा था वैसे वैसे वहाँ की नॉर्मल लाइफ जो है उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा था। तो शुरुआत में अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको जापान के सोशल बेस के बारे में ध्यान देना है। देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको जापान के सोशल बेस के बारे में ध्यान देना है, वहाँ की सोशल जो फैब्रिक है उसको ध्यान देना है, मतलब जो सामाजिक ताना बाना है ना, जहाँ उसका सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है उस पर ध्यान देना है सिर्फ, क्योंकि डेली लाइफ के बारे में बात की जा रही। तो क्या कह रहे हैं, पहले जो जापान था उसमें पैट्रियार्कल फैमिली हुआ करती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली का मतलब है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड फादर विल बी द हेड ऑफ द सोसाइटी, क्लियर है। तो इस पैट्रियार्कल जो हाउस होल्ड है, पैट्रियार्कल फैमिली है, उसमें एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम होता था और कई सारी जो जनरेशन्स होती थी वो एक साथ रहती थी, बड़े बड़े कुनबे, बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, क्लियर है। और साथ में चूंकि रहते थे तो जो हेड ऑफ द फैमिली, जो कुछ बड़े सयाने हो गए, जो सीनियर मोस्ट पर्सन हो गया, दैट पर्सन विल बी द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन जैसे जैसे नए आइडियाज आए, एज द न्यू आइडियाज वर स्प्रेडिंग, तो फैमिलीज के नए आइडियाज भी स्प्रेड हुए। अब ज्वाइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिलीज जो है वो स्थान लेने लग गई थी, क्लियर है। पहले जो है वो एक जो अब सोशल बेस है ना, वो सोशल बेस रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा चलता था, लेकिन अब वो सोशल बेस रिलेशनशिप को शिफ्ट करके किधर चला गया था कि भाई हमारे जो पर्सनल इंटरेस्ट्स हैं, हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है ना, उस पर फोकस होना शुरू हो गया था, क्लियर है। और अब लोग पर्सनल ग्रोथ की तरफ जब भागेंगे तो वो ऑब्वियस ही बात है साथ में रहेंगे, तो न्यूक्लियर फैमिलीज का प्रचलन बढ़ गया, नए नए घर बनने शुरू हो गए जिन्हें होमू कहा जाता था। नए घर का मतलब है यहाँ पे नया परिवार, जहाँ पर चंद लोग रहेंगे, 2-3 लोग रहेंगे, ठीक है। तो ये नया सिस्टम डेवलप होना शुरू हो गया, होमू बनने शुरू हो गए, जहाँ पर पति पत्नी और बच्चे, बस हस्बैंड एंड वाइफ साथ में रहते हैं और उनके बच्चे रहेंगे। आगे जाके अगली जनरेशन में वो भी फिर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब जैसा कि आज मॉडर्नाइजेशन के ज़माने में चल रहा है। तो चाहे आपका जापान जब मॉडर्नाइज कर रहा है तो वहाँ की सोशल बेस में भी ये चीज़ें आ रही हैं, क्लियर है। नए जो कॉन्सेप्ट थे, इस नए कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के डोमेस्टिक गुड्स, ठीक है, नए फॉर्म्स ऑफ फार्मिंग, टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल, कमर्शियल क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो डेली लाइफ जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जा रही है, वो आज के मतलब आप कह सकते हैं कि आज का मतलब, जब मैं आज शब्द प्रयोग कर रहा हूँ ना, तो वो इसको लीजिएगा इसके कंटेक्स्ट में, इसका मतलब आज आप 21st सेंचुरी मत ले लीजिएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आज के ज़माने में जब जापान है, जिस समय पे जब वो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें, तो वो उस समय की वेस्टर्नाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इम्बाइब कर रहा है। कि उस समय का आप यूरोप में भी देखोगे तो क्या है, इसी तरह के परिवारों का प्रचलन बढ़ रहा है, कृषि में और बाकी सारे जो उद्योग धंधे हैं उनमें भी आपको यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डिड द क्विंग डायनेस्टी ट्राई एंड मीट द चैलेंज पोज्ड बाय द वेस्टर्न। अब बेचारे कोशिश तो बहुत कुछ किए लेकिन फेल हो गए। तो आपको पता है मंचू लोग, या जो किंग डायनेस्टी थी चाइना में, जो लास्ट रूलिंग डायनेस्टी है, इन्होंने ब्रिटिशर्स से निपटने के लिए तमाम जो भी कोशिश की वो सारी फेल हो गई, क्लियर है। द किंग डायनेस्टी ऑल्सो डिमांडेड चेंज इन द कंट्री बट दे ऑल्सो फेल्ड इन दिस इंडीवर, ठीक है। किंग डायनेस्टी से जब कहा गया कि भाई देश में सत्ता में परिवर्तन लेके आइए आप और अपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर भी चेंजेस कीजिए, तो उसको भी वो मानने में फेल हो गए। तो ना तो ये बाहर के खतरे से निपट पाए, ना ये इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। यही कारण था कि बड़े लेवल पर रिवॉल्ट हुआ और इनको निपटा दिया गया, अपरूट कर दिया गया। व्हाट वर द सन यात्सेन्स 3 प्रिंसिपल। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, 3 प्रिंसिपल जिनका हमने डिस्कशन किया था, 3 प्रिंसिपल जिन पर सन यात्सेन ने 4th मई मूवमेंट के बाद में जब अपनी नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी, तो नेशनलिस्ट पार्टी के, या मैं कहूं कि जो जीएमडी या केएमटी पार्टी है, कोमितांग, तो कोमितांग के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे
कि चाइना में 3 चीज़ों के जो है वो रिफॉर्म्स होने चाहिए। सबसे पहले नेशनलिज्म की बात होनी चाहिए, ठीक है, लोगों को देश से जोड़ा जाए, यूनिफिकेशन किया जाए चाइना में, और एक कॉन्सेप्ट, एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी। इसीलिए नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो तमाम बड़े बड़े जो वार लॉर्ड्स हैं इनके अगेंस्ट में कैंपेन शुरू करेगी। दूसरी चीज़ क्या होगा? डेमोक्रेसी। नेशनलिज्म के साथ में डेमोक्रेसी की बात करना शुरू करेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होगा कि अब किस तरफ हम जाएं। बहुत दिन हो गया हमारे यहाँ इंपीरियल सिस्टम, अब हम दुनिया भर में जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनकी तरह हमारे यहाँ भी क्या हो, रूल ऑफ पीपल हो। हालांकि रूल ऑफ पीपल आज भी नहीं है चाइना में। फिर तीसरी चीज़ सोशलिज्म, जो हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड है उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो सोशलिज्म की तरफ होना चाहिए। कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेस होना चाहिए ताकि हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकें। चाइना में जो बहुत बड़े लेवल पर प्रॉब्लम थी वो थी वहाँ की उस समय इनइक्वालिटी। समाज जो है उसमें चाहे वो जेंडर न्यूट्रलिटी हो, चाहे वो इनकम की इनइक्वालिटी हो, तमाम बहुत बड़े लेवल पर इनइक्वालिटीज़ थी, ठीक है, हर सेक्टर में आप देखेंगे, ठीक है, तो उनको भी दूर करना। तो ये 3 चीज़ें जो है वो sun Yat-sen की जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिड जापान्स पॉलिसी ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू वॉर्स विद इट्स नेबर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट? कुछ हद तक कह सकते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, सो द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान लेड टू द वॉर्स, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट। देखो इस क्वेश्चन में जो है, अब डेफिनेटली जब आप लिखेंगे, बट इसका एक इम्प्लिसिट पहलू है जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। अब क्वेश्चन आ गया इसलिए मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। इम्प्लिसिट पहलू का मतलब देखो क्या है कि उस ज़माने की बात अगर देखोगे तो उसमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ सारी की सारी कॉलोनियल कॉन्सेप्ट पर काम कर ही रही थी। यानी वो दुनिया के अलग अलग देशों को कॉलोनाइज कर रही थी, और कॉलोनाइजेशन जो है इस समय बड़े पीक पर था, दुनिया के तमाम देशों को अपना उपनिवेश बनाना। तो जापान जब अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन तेज़ी से शुरू कर रहा था तो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान जापान को भी वही रिक्वायरमेंट्स फील होंगी ना, जो रिक्वायरमेंट दुनिया के बाकी देशों को, कि भाई यहाँ अब छोटा सा तो देश है, वैसे ब्रिटेन जैसे देश जब दुनिया के बड़े बड़े देश, भारत जैसे देशों को इंडस्ट्रियलाइज कराने के चक्कर में क्या कह सकते हैं, कॉलोनाइज कर गए, वो अपने कॉलोनाइजेशन को इंटैक्ट करके रखेंगे इतने दिनों तक, ठीक है, और जस्टिफाई भी करते रहेंगे दुनिया भर के आर्गूमेंट्स देके। लेकिन अब चूंकि जापान अपोजिट पार्टी में चला गया, अगर शायद ब्रिटिशर्स की तरफ वाली पार्टी में होता तो शायद चाइना का वो इलाका, कोरिया, ताइवान, ये सारे इन्हीं के कब्ज़ों में होते। आज के रेट में नहीं भी सही तो फिर भी यहाँ इम्पैक्ट होता बहुत कुछ। इम्पैक्ट तो अभी भी है, थोड़ा बहुत नॉमिनल है। आज़ाद तो ही कि कोरिया को आज़ाद नहीं कराना पड़ता, कोरिया कॉलोनी बना रहता जापान की। शायद और कई सालों बाद 1945 में ना आज़ादी मिलती, और शायद और कई सालों बाद जापान को आज़ादी देनी पड़ती फिर कोरिया को। तो आप कह दें दैट वाज द, है ना, ये हवा में ही था उस समय, क्लियर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जापान ही कर रहा था, वो दुनिया के तमाम देश भी कर रहे थे, ठीक है। चलिए, सो द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान लेड टू वॉर्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। बिल्कुल ये हुआ क्योंकि अपनी पॉलिसीज़ को बढ़ाने के चक्कर में उसने पूरा माहौल ही खराब कर दिया। कैसे? सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज अफेक्टेड द एनवायरमेंट इन मेनी वेज। जैसे जैसे बड़े लेवल पर, अभी तो मैं थोड़ा सा इन्वायरमेंट को ले लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद युद्ध को ले लेता हूँ, सारी चीज़ों को यहाँ पे ले लेता हूँ। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेंटेंस है तो इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा कि जापान में धीरे धीरे जैसे जैसे तेज़ी से औद्योगिकीकरण बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे वहाँ जापान में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम्स अराइज होनी शुरू हुई। मीनामाता डिजीज़ जैसी डिजीज़ अराइज होनी शुरू हुई, क्लियर है। और इन डिजीज़ की वजह से जापान धीरे से, आप कहेंगे कि शिफ्ट करेगा अपने तरीक़ों में, अपने जो उसके एक्सप्लॉयटेशन के तरीके थे उनको, और इकोनॉमी को यूज़ करने के तरीके थे उनको वो सुधार करेगा। और आप देखोगे जापान इतने जल्दी इन परिवर्तनों को आप कह सकते हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर पाएगा कि उसने बहुत बड़े लेवल पर सुधार भी किए और दुनिया के देशों के लिए एग्जाम्पल भी प्रस्तुत किया। लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, और ना सिर्फ अपने नेचुरल रिसोर्सेज बल्कि कोरिया में अटैक किया। चाइना का जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पर अटैक किया। क्यों किया? क्योंकि वो रिसोर्स वाले इलाके थे। तो बड़े पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया, ठीक है। टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल एंड फॉर कंजम्पशन ऑफ फर्निश्ड प्रोडक्ट्स,
कॉलोनीज एक्सपांड करना शुरू करी। कोरिया में क्यों एक्सपेंशन किया, चाइना में क्यों एक्सपेंशन किया? कच्चा माल उठा के लेके आएंगे और इन्हीं को फिर बेचेंगे भी ना सामान, इनको जो इनसे हम लेंगे फिर जो हम प्रोड्यूस करेंगे वही इनको पहनाएंगे, ठीक है। तो कपड़े अगर फॉर एग्जांपल है, तो कपड़े अगर हमारे टेक्सटाइल में बन रहे हैं जो भी सिल्क के कपड़े, तो फिर हम बेचेंगे कहाँ? आप जापान बस में कितना बेचेंगे? तो छोटी मोटी कॉलोनीज तो हमें भी चाहिए ना। तो अपने उन कॉलोनियल इंटरेस्ट को, तो मैंने कहा ना, दुनिया में जो कुछ हो रहा था उस समय वही जापान कर रहा था, कोई अलग काम नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ ये है कि उसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी हद तक अनस्टेबल हो गया। क्या आपको लगता है कि माओ जेडोंग, डू यू थिंक माओ जेडोंग एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वर सक्सेसफुल इन लिबरेटिंग चाइना एंड लेइंग द बेसिस फॉर इट्स करंट सक्सेस? क्या आपको लगता है कि माओ जेडोंग और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, ठीक है, वो चाइना को लिबरेट करने और उसकी जो आज की सफलता है उस सफलता को एक बेस देने में सफल रहे? आइए समझते हैं क्या कह रहा है ये, क्लियर है? It is true that Mao Zedong and the Communist Party of China were successful in liberating China. काफ़ी हद तक सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि माओ जेडोंग अगर नहीं होता, नेशनलिस्ट पार्टी अपने गोल्स को लेके, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म को लेके आई जरूर थी, लेकिन जिस बेसिस पर सोशलिज्म वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा था, आपने देखा था कि ग्रास रूट लेवल के जो लोग थे, लोअर क्लास था, उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो माओ जेडोंग है और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, बोथ ऑफ देम वर सक्सेसफुल, ठीक है। पहले तो चाइना को लिबरेट करने में, क्योंकि सिविल वॉर इतने लंबे सालों तक चला, और उस सिविल वॉर के बाद आप देखोगे कितने बड़े पैमाने पर कम्युनिस्ट लोगों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी उन्हीं के देश में। 1925 में सन यात्सेन की डेथ के बाद में जो नेशनलिस्ट पार्टी का हेड था, गोमिदांग नेशनलिस्ट पार्टी, एक ही बात है, इंग्लिश में हम उसे नेशनलिस्ट कह रहे हैं, चाइनीज़ में उसे आप गोमिदांग कह सकते हैं। तो जो गोमिदांग का हेड था, ठीक है, जो बना अगला चियांग काई शेक, ठीक है, उसने देखो बड़े पैमाने पर क्या किया, उसने बड़े पैमाने पर एक सेक्शन को टारगेट करना शुरू किया, और आप कह सकते हैं इसके जस्ट अपोजिट कह दूं मैं, एक सेक्शन को उसने इग्नोर कर दिया, जो सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो भी पार्टी की गाइडलाइंस के हिसाब से था वो, क्लियर है। जब 1921 में ये पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी स्थापित की गई थी, ठीक है, तो आपने देखा कि उस समय गोमिदांग के हिसाब से, गोमिदांग के आइडियल्स के हिसाब से जो पार्टी की फिलॉसफी थी, उस पार्टी के हिसाब से उसने, फिलॉसफी के हिसाब से उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। लेकिन नो इनिशिएटिव्स वर टेकन टू अचीव द 3 रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स, ठीक है। मैंने कहा ना कि वो जो बेसिक आइडियोलॉजी थी, फिलॉसफी थी पार्टी की, उसको सिक्योर करने, उसको अचीव करने में चियांग काई शेक सफल नहीं हो पाए, क्लियर है। इवन उन्होंने एक जो लैंडलॉर्ड ग्रुप है, उस लैंडलॉर्ड ग्रुप को बढ़ावा ही दे दिया एक तरीके से। तो अपर क्लास में जो है, अपर बेस में चाइना अर्बन एरियाज में उस समय मजबूत होता गया, या फिर मैं कहता हूँ कि चियांग काई शेक की पार्टी मजबूत होती चली गई, क्लियर है। लेकिन जो पेजेंट्री थी, वो पेजेंट्री जो है एक्सप्लॉइट हो रही थी, और सोशलिज्म का एक्चुअल मीनिंग तो तब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा ना जब तक आप पेजेंट्री के बेनिफिट में काम नहीं करोगे, क्लियर है। सो माओ जेडोंग जो है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है, ठीक है, उसने फिर रेड आर्मी इस्टेब्लिश करी। रेड आर्मी इस्टेब्लिश करने के बाद बड़े लेवल पर पीजेंट मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। आपने देखा उसको खुद को कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ा, क्लियर है। बाद में 1930 में वो खुद चेयरपर्सन बन गया, ठीक है, किसका? कम्युनिस्ट का चेयरपर्सन बन गया, और उसने गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स के थ्रू चियांग काई शेक को जो है वो परेशान करना शुरू कर दिया, ठीक है। फाइनली जो है वो आपका जो झांसी वाला जो एरिया है जहाँ पर वो रहता था, जहाँ पर चियांग काई शेक ने 4 बार अटैक किया और 5वीं बार फिर इसको भागना पड़ा, ठीक है, किसको? माओ को भागना पड़ा वहाँ से। लॉन्ग मार्च, ये पूरा हमने पूरा लॉन्ग मार्च आपने देखा होगा, मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में। लॉन्ग मार्च में ये जो है वो हज़ारों किलोमीटर का रास्ता तय करके साउथ चाइना से कहाँ जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएगा, और इस स्पेशली लॉन्ग मार्च के बाद एक और बड़े लीडर के तौर पर उभर कर आ जाएगा चाइना में, क्लियर है। तो इसने वो एक जो बेसिक चीज़ थी, क्या, जो लेबर क्लास है वहाँ पे, वो लेबर क्लास जो है, उस लेबर क्लास के लिए काम करना शुरू किया। और सोशलिज्म का जो एक्चुअल बेस है, कम्युनिस्ट का मैं कह दूं जो एक्चुअल फिलॉसफी है, पीजेंट्री, फार्मर्स और जो लोअर सेक्शन है उसको स्ट्रेंथन करना, वो इसने शुरू किया, क्लियर है।
बाद में आपने देखा कि 1935 के आसपास, ठीक है, 1935 के आसपास ये ना सिर्फ चाइना बल्कि जापान के अगेंस्ट भी कम्युनिस्ट फ्रंट इसने फॉर्म किया। क्यों? क्योंकि जापान का बड़े लेवल पर इंटरवेंशन यहाँ पर बढ़ ही रहा था। क्लियर है? और इसको ये लग रहा था कि भाई जापान के अगेंस्ट अगर हम मास मूवमेंट करेंगे, क्योंकि जापान वापस से अपने आप को कैपिटलिस्ट ही तो बना रहा था एक तरीके से, और अगर हम एक मूवमेंट करते हैं इसके अगेंस्ट में तो हमारी जो फिलॉसफी है वो और स्ट्रांग होगी और हमारा मूवमेंट जो है वो और इफेक्टिव होगा। क्लियर है? फिर आप देखेंगे कि रेड आर्मी की सहायता से इसने और बड़े लेवल पर अपने फ्रंट को मजबूत किया। क्लियर है? और कोलैबोरेशंस किए। ठीक है? इवन चियांग काई शेक के साथ में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी मिल के काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि चियांग काई शेक उस लेवल पर इनके साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा था जिस लेवल पर इनको करना था। क्लियर है? सो इन्होंने माओ ने एक बार एफर्ट भी किए, ये एफर्ट किए कि एक कोलैबोरेशन बनना चाहिए। ठीक है? जिसमें चियांग काई शेक भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, और हम जापान से भी फ्री हो, अपने आप फ्री कराएं अपने आप को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल शुरू हो जाएगा 35 के बाद में, तो जापान से भी फ्री करें अपने आप को और साथ में हम अपनी कंट्री को भी कंसोलिडेट करें। क्लियर है? लेकिन आप देखेंगे कि चियांग काई शेक जो है वो डिनाई कर देंगे इस प्रपोजल। ठीक है? और बाद में फिर इम्प्रिजन कर लिया गया उनको बाय जोन सोल्जर। ठीक है? और इस तरीके से किनको मतलब रेड आर्मी के द्वारा चियांग काई शेक को इम्प्रिजन कर लिया गया, और फिर यहाँ से माओ की पावर जो है वो बढ़ना शुरू होगी, और फिर सिविल वॉर जो है और अपने पीक पर 1949 के बाद आप देख रहे हैं कि चाइना पूरी तरीके से कम्युनिस्ट के हाथ में चला गया, जिसमें फिर माओ अपने हिसाब से काम करेगा, और फिर फाइनली जो है वो चियांग काई शेक किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि यूएस और इन सब के असिस्टेंस और इन सब के हेल्प और इनकी वजह से वहाँ से भागने में सफल हुआ, अदरवाइज तो भाग भी नहीं पाता। तो 1949 में वहाँ से भागेगा और ताइवान में शरण लेगा। तो इस तरीके से ये बात बिल्कुल सही है कि माओ जेडोंग जो है इसने चाइना को जो बेस दिया, उस बेस की वजह से ही चाइना में जो कुछ भी सक्सेस है वो आज के डेट में है। तो ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि हमने अभी कंप्लीट किए। आपके सारे चैप्टर्स जो हैं क्लास 11th के, फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 11, दे ऑल आर अरेंज्ड इन द वेबसाइट ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट में प्रॉपरली अरेंज है। ठीक है? आप इनको सबसे आसान तरीके से यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 12th तक का जो है वो आप देख रहे हैं, ये दिख रहा है, और इसमें पूरा हर एक क्लास में उसका जो सोर्स मटेरियल है ना, यानी कि उसमें जो भी कंटेंट है वो सारी चीज़ें अरेंज है। तो अब जैसे क्लास 11 की बात करें, क्लास 11 को जब आप क्लिक करोगे तो क्लास 11 से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और उनके जो वीडियोस हैं वो प्रॉपरली आपको मिलेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे। अब इसी में जब आप क्लास 11 को स्क्रॉल करोगे और जाके आगे, तो स्क्रॉल करते समय आपको क्लास 11 की हिस्ट्री भी दिख जाएगी, और फिर जब वहाँ क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से एक पेज देखने को मिलेगा क्लास 11 का हिस्ट्री का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें चैप्टर वाइज सारे वीडियोस प्रॉपरली अरेंज हैं। जैसे सिलेबस से लेके और लास्ट वीडियो जो हमने शूट किया है क्लास 11th का, ठीक है, चैप्टर 11th उसका वीडियो, तो वो सारी चीज़ें थीम वाइज, टॉपिक वाइज, सब टॉपिक वाइज प्रॉपरली अरेंज है। बस आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे पर्टिकुलर टॉपिक पे तो वो वीडियो प्ले होना इस तरह से शुरू हो जाएगा। बस ये जो है हमारा एक एफर्ट है, ये एफर्ट कि आपको घर बैठे जो है वो सारी चीज़ें जो है आसानी से मिले, आपके स्टडी टेबल पर ईजिली सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाए। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल के साथ बने रहना है, और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल के वीडियोस को अगर आप लाइक करेंगे तो ये टीचर्स के लिए एक मोटिवेशन होगा, आपको पढ़ाने के लिए एक एप्रिसिएशन है, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है वो। ठीक है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, एंड साथ ही साथ बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और इस वीडियो में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की कड़ी को आगे लेके जा रहे हैं हम। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, दे आर बेस्ड ऑन योर लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, द 11th चैप्टर ऑफ योर क्लास 11th, है ना, फॉर्चुनेटली, लकीली। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ बुक बेस्ड क्वेश्चन किए, अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास जिनको मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है
Why did Britain sign the Anglo-Japanese Treaty of 1902? What was the importance of this treaty? अब देखो बहुत ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं होगा. I'm not going to elaborate all these answers, ठीक है, because the videos are already there and I have narrated the story. जो भी आपके सिलेबस में थी उससे थोड़ा सा यहाँ वहाँ से जो भी ज़रूरी चीज़ें थी उस मतलब ऐसा था कि बुक में जैसे एक लाइन है तो मैंने उसको 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपके एकेडमिक्स से बहुत ऊपर भी ना जाए और आप समझ भी लें उसको बहुत अच्छे से, साथ में आपको कुछ और एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशंस भी मिल जाएं. तो ब्रिटेन साइंड दिस ट्रीटी, एंग्लो जापानीज ट्रीटी ऑफ 1902 टू चेक रशियन इन्फ्लुएंस. अब देखो क्या है कि पैसिफिक का जो एरिया है इधर, ठीक है, इसमें हमारा जो रूस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था क्योंकि चाइना से बाउंड्री लगी और इधर से आओ आप ईस्टर्न की तरफ से जापान और फिर इधर पैसिफिक टच हो जाएगा. इधर भारत में इंडियन ओशन या पूरा इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं. तो उनका ये था कि अगर वो एंग्लो जापानीज ट्रीटी 1902 की नहीं साइन करेंगे तो इधर रशियन इन्फ्लुएंस जो है वो तेजी से बढ़ रहा था. क्लियर है. तो इस ट्रीटी के थ्रू उन्होंने क्या किया, जापान को एक बड़े औपनिवेशिक और बड़े साम्राज्यवादी ताकत के तौर पर एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट कर लिया. अब जापान के भाव भी यहीं से बढ़ गए एक्चुअल में. ठीक है, इंपीरियलिस्ट पावर के तौर पर ब्रिटेन का एक्नॉलेजमेंट, ब्रिटेन आपको वेरीफाई कर रहा है कि यू आर एन इंपीरियल पावर, अपने आप में एक साम्राज्यवादी शक्ति है. ठीक है, तो आपके पास अब किसका तमगा चाहिए, सबसे बड़ी ताकत उसमें ब्रिटेन को सुपर पावर माना ही जा रहा था. तो एक तरह से ये जो एंग्लो जापानीज ट्रीटी है दैट वाज एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग जापान एज द इंपीरियल पावर. ठीक है, और मेन चीज यही था कि इनको रशिया का इन्फ्लुएंस कम करना था. आगे जाके 1905 में आप देखो रशिया को हरा रहा है जापान इसी वजह से कि भाई ये हमारा एरिया है, इस एरिया में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है. क्लियर है. तो आपने देखा चाइनीज टेरिटरीज को लेके जापान और रशिया के बीच में वॉर होगी 1905 में. जापान विल डिफीट रशिया. Who was the president of Chinese Revolutionary League? What were its principles? ठीक है, सो चाइनीज रेवोल्यूशनरी लीग, ये चाइना में जब शुरुआत में परिवर्तन हो रहे ना, जब रिपब्लिक की तरफ आ रहा है चाइना और क्विंग डायनेस्टी जो है चाइना में उसको अप्रूव किया जा रहा था, तो उसके जस्ट बाद की बात है. चाइना में कुछ समय के लिए मिलिट्री कूप भी हुआ. मिलिट्री कूप का मतलब है कि वहाँ का जो जनरल था उसने ओवरटेक कर लिया और अपने आप को एज अ एम्परर डिक्लोज मतलब एस्टैब्लिश किया, अपने आप को एम्परर डिस्क्लोज कर दिया कि भाई हम ही हैं एम्परर. मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि हथिया लिया उस पावर को, क्योंकि अब पुराने वाले जो थे वो तो किसी काम के नहीं थे, उनके अगेंस्ट तो वैसे भी हवा चली रही थी. अभी ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे एक बड़े लीडर हैं जिनका नाम है sun Yat-sen, जो आगे जाके रेवोल्यूशनरी पार्टी है जिसका नाम है GMD या मैं कह दूं KMT, कोमितांग पार्टी, इसको एस्टैब्लिश करने वाले थे. तो ये थे प्रेसिडेंट ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशनरी लीग. ठीक है, इसके 3 इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल थे, नेशनलिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, जिनके ऊपर कई बार बात हो चुकी है. व्हाट डू यू नो अबाउट शोगुन्स? आप देखो भाई साहब, बहुत अच्छे से शोगुन को मैंने एक्सप्लेन किया है. जापान वाले वीडियो में चले जाइए, जापान से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनमें आप शुरुआत में देखेंगे तो शोगुन, मेजी रिस्टोरेशन वाले जितने भी, मेजी रिस्टोरेशन से पहले वाले जितने वीडियोस हैं उनमें इस भाई साहब की इनकी चर्चा हुई है. मतलब ये एक डेजिग्नेशन था एक्चुअली. सो शोगुन वर्स रूलर्स इन द नेम ऑफ द एम्परर. तो जापान की जो सोसाइटी थी, जापान की सोसाइटी में सबसे ऊपर एम्परर हो गए, लेकिन एम्परर इंसान नहीं थे, भगवान की तरह थे. तो भगवान को ज़्यादा काम नहीं करने दिया जाता था यहाँ. तो मतलब कहने का कि ही वॉज सिंपली अ डिवाइन फिगर काइंड ऑफ. और ये था कि भाई एम्परर रिचुअलिस्टिक है और एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर किसी और के हाथ में रहेगी. तो जो एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर एंजॉय करने वाली अथॉरिटी थी उसी को नाम रखा गया शोगुन. ठीक है, और उसके बाद फिर समुराय, और उसके बाद दाइमो, उसके बाद समुराय और तमाम लोग, फिर पीजेंट्स, फार्मर्स, ये सब आते थे. क्लियर है. तो ये जो शोगुन होते थे, दे एंजॉय द राइट ऑफ द किंग्स. राजा के सारे अधिकार, सम्राट के सारे जो अधिकार होते थे, ये किसके पास रहते थे? शोगुन के पास रहते थे. क्लियर है. और इसके पास एम्परर की पूरी टेरिटरीज में रूल करने का राइट भी रहता था, अधिकार भी रहता था. ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉमिंटर्न? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, सारे कम्युनिस्ट की एक गवर्नमेंट आप कह सकते हैं. ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सिंपली स्टैंड्स फॉर, कॉमिंटर्न सिंपली स्टैंड्स फॉर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल. और इनका एम था कि एक कॉमन गवर्नमेंट बनाना. सारे जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुए ना, इन सोशलिस्ट रेवोल्यूशन को एक्सपांड करना ताकि बड़े लेवल पर दुनिया भर में जहां जहां पर लेबर क्लास का, पीजेंट्स का, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसको खत्म किया जा सके.
हाउ लॉन्ग द तोकुगावा रूल लास्टेड इन जापान? 1603 में तोकुगावा रूल करना शुरू करेगा और 1867 के अराउंड है तोकुगावा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट जो आपका 1867, इट शुड बी 1867 के आसपास जो तोकुगावा फैमिली है, इससे मेजी जो है वो सत्ता अपने हाथ में ले लेंगे 1867 से। उसके बाद फिर 1912 तक मेजी जो है जापान का सम्राट है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, व्हेन वाज ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज्ड इन टोक्यो? 1964। आपने देखा था कि युद्ध के डिवास्टेशन के बाद कुछ ही सालों में जापान ने इतना तगड़ा डेवलपमेंट किया कि ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज करवा दिए। लो भाई, और आज अभी 2021 में जब हम ये वीडियो डिस्कस कर रहे हैं तब भी ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं जापान में, मतलब जापान में चल रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमसम? तो डिमसम एक तरीके का क्या था? एक तरीके का कुजिन, एक तरीके का एक भोजन, या कह दूं मैं एक तरीके की डिश है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? सो डिमसम इज बेस्ट नोन कैंटोनीज कुजिन, जो कि चाइना के सदर्न पार्ट की तरफ ज़्यादा फेमस है। ध्यान रखिएगा। विच लिटरली मीन्स टच योर हार्ट। डिमसम का मतलब होता है कि आप जब खाएंगे तो आपके जुबान तो ठीक है, मज़ा आएगा ही, स्वाद लगेगा, लेकिन आपकी वो दिल को टच करेगा। सो डिमसम सिंपली मीन्स टचिंग योर हार्ट। सो इट इज़ बेसिकली अ क्यूजिन, है ना, एक तरीके का डिश है, एक तरीके का आप कह दें कि खाने योग्य, खाने की चीज़, ईडेबल थिंग है, डिश है ना, जो सदर्न पार्ट में चाइना के फेमस था। व्हाट डू यू नो अबाउट कोमोडोर मैथ्यू पेरी? यही है वो इंसान जिसने जापान को फोर्स किया। मैथ्यू पेरी वॉज सिंपली एन अमेरिकन नेवल ऑफिसर। ठीक है, तो याद होगा आपको, जिसने जापान के दरवाजे पर आके उसको धमकी दी कि भाई हमसे ट्रेड करो या वॉर करो। सो मैथ्यू पेरी वॉज एक्चुअली सेंट टू जापान इन 1853। 1853 में जापान में मैथ्यू पेरी को भेजा गया कि भाई आप जाइए और जापान की जो एक्ट ऑफ सेक्लूजन वाली पॉलिसी है, उस एक्ट ऑफ सेक्लूजन वाली पॉलिसी को ख़त्म कीजिए, क्योंकि बड़े लेवल पर एक तो हमें जापान में अपने ट्रेड पोस्ट बनाने, दूसरी चीज़ जापान का मार्केट भी एक्सेस करना है। तो उसके लिए जापान एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर होना चाहिए हमारे लिए, और है भी, लेकिन उनकी एक्ट ऑफ सेक्लूजन की पॉलिसी हमको बाहर रख रही है। तो ट्रीटी फाइनली साइन हुई और इस ट्रीटी के थ्रू जापानीज लोगों ने अपने जो एक्ट ऑफ सेक्लूजन है उसको ख़त्म किया और अपने अपने जो ट्रेड है वो ट्रेड रिलेशन, वॉर कहाँ करेगा अमेरिका के साथ, तो ट्रेड रिलेशन जो है वो अमेरिका के साथ इस्टेब्लिश किए, उनको अलाउ किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट मेजी रिस्टोरेशन? तो 1867 में ये बड़े लेवल पर परिवर्तन हुआ वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 1867 में तो तोकुगावा फैमिली अप्रूव्ड हुई और उसके बाद 1868 में बड़े लेवल पर वहाँ परिवर्तन हुआ। सो वहाँ पर जो तोकुगावा शोगुनात चल रहा था, यानी तोकुगावा जो परिवार की परंपरा चल रही थी शोगुन्स की, इस परंपरा को ख़त्म किया गया, क्योंकि बड़े पैमाने पर इस समय पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही थी और जापान को डर था कि जापान कॉलोनाइज ना हो जाए कहीं। एक्ट ऑफ सेक्लूजन की पॉलिसी भी ख़त्म हो रही थी। ऐसे में शोगुन जो व्यवस्था थी उसके प्रति लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा, और उसको अप्रूव करने की बात चलने लगी। और कुछ ऐसे समुराई थे जो लोग राजा को हेल्प करेंगे। एक नया मूवमेंट चला जिसमें राजा को वापस से एक मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात चलने लग गई, और इस तरीके से वहाँ का जो उस समय का एग्जिस्टिंग किंग था मेइजी, उसको क्या नाम है, एक्चुअली इसका नाम था मुत्सुहितो, इसको मेइजी के नाम से गद्दी पर बैठाया गया, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान, एनलाइटेंड रूलर। क्लियर है? तो इस तरीके से मेइजी रिस्टोरेशन का मतलब है कि वापस से सम्राट को, जापान का सम्राट एग्जीक्यूटिव फॉर्म में भी बना देना, ना कि नॉमिनल फॉर्म में। तो जापान का राज, जापान का पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें किंग को वापस से एक मेन पार्ट बना देना एक्चुअल एग्जीक्यूटिव का, ठीक है, ना कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का, जो कि पहले था वो। ठीक है, वही मेइजी रिस्टोरेशन था। राइट एनी टू मिलिट्री रिफॉर्म ऑफ मेइजी एरा। मेइजी एरा के दो इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इनका जो देखो है वो एक मोटो ही था, एक तो नेशनलिज्म, और नेशनलिज्म के बाद दूसरा चीज जो था वो था मिलिट्री स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मिलिट्री स्ट्रेंथ। सो आर्मी वाज मोर पावरफुल। एक तो सबसे पहला रिफॉर्म, इन्होंने आर्मी को सबसे ज़्यादा ताकत दी। ठीक है, दूसरा आर्मी से रिलेटेड जितने भी यूथ हैं, यंग हैं, 20 साल के ऊपर वाले, उनको आर्मी में एक सर्टेन पीरियड तक सर्व करना ही होगा। दैट वाज द रूल मेड बाय द मेइजी एडमिनिस्ट्रेशन। विच टू फेमस कमर्शियल कंपनीज वर सेटअप इन जापान ड्यूरिंग मेइजी? ठीक है, सो मित्सुबिशी, सुमितोमो, ये दो ऐसी कंपनीज थी जो फेमस कमर्शियल कंपनीज थी, जो मेइजी एरा में वहाँ पर इकोनॉमी को आगे बूस्ट करने में हेल्प करेंगी, और लास्ट तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक, इनका जो
डोमिनेंस है वो बना रहेगा, ध्यान रखिएगा। व्हेन वाज फर्स्ट ओपियम वॉर फॉट विथ व्हिच ट्रीटी डिड इट एंड्स? आपको पता है ओपियम वॉर, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी अभी 11th क्लास के लिए MCQ सीरीज हम लेके आ ही रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो देखो, जो कंटेंट आप पढ़ते हो ना, जो बुक आप पढ़ते हो, जो चीज़, जो कहानी आप सुनते हो, वहीं से उत्तर निकलता है, वहीं से आंसर निकलता है। अब अगर हर आंसर में उतनी ही डिटेल में हम जो है वो स्टडी करेंगे, दैट विल यू नो डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सो पहले पढ़ें और उसके बाद फिर क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व करें। तो देखिए ओपियम, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ ना कुछ तो आपको रिलेट करते ही जाता हूँ। चाइना उस समय इंडिया में था ही, अब वो इंडिया के पड़ोसी, क्या मैं बोल गया, ब्रिटेन इंडिया में था ही, ब्रिटेन उस समय इंडिया में तो था ही, ठीक है। और अब वो उसके पड़ोसी चाइना के पास भी जाना चाह रहा था, ठीक है। अब इंडिया में तो पूरी तरीके से ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया हुआ था अपने आप को, लेकिन चाइना ने अपने आप को थोड़ा सा अलग रखा था। चाइना अलाउ ही नहीं कर रहा था, किंग डायनेस्टी थी यहाँ पे, उन लोगों ने अलाउ ही नहीं किया, अपने आप को थोड़ा सा क्लोज करके रखा, एक लिमिटेड ट्रेड वगैरह किया। ट्रेड भी किन चीज़ों में, सिल्क में, पोर्सिलेन में, ठीक है, और तमाम ऐसी चीज़ों में जो चाइनीज़ ब्रिटिशर्स को दे सकते थे, ब्रिटिशर्स से कुछ लेते नहीं थे। अब जब ब्रिटिशर्स से लेंगे नहीं तो चाइनीज़, जब इनको ब्रिटिशर्स जो चाइनीज़ से खरीद रहे हैं उसके लिए इनको क्या सिल्वर पे करनी पड़ती थी, चांदी में पेमेंट करना होता था। अब इनको चांदी की कमी पड़ने लग गई, तो इन्होंने भारत में उगाया अफीम और यहाँ पर करना शुरू किया स्मगलिंग। चाइना ने किया विरोध किया तो दोनों लड़ गए। इस विरोध को मौके की तरह ले लिया ब्रिटेन ने और डिफीट कर दिया। सो दिस ओपियम वॉर वॉज फॉट बिटवीन चाइना एंड इंग्लैंड 1842, ठीक है। इंग्लैंड जीत गया और इसका अंत हुआ ट्रीटी ऑफ नानकिंग के साथ में। ये वॉर खत्म हो गई, ओपियम वॉर, ट्रीटी ऑफ नानकिंग के साथ में। और इस ट्रीटी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो ब्रिटेन ने हथिया लिए चाइना के, क्लियर है। और चाइना में धीरे धीरे एंट्री भी हो गई ब्रिटिशर्स की, और जो नुकसान था उसकी भी भरपाई कर ली इन्होंने। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट कॉन्फ्यूशियनिज्म? तो देखो कॉन्फ्यूशियस जो है एक बहुत बड़े एक धर्मगुरु हैं, जैसे भारत में तमाम धर्मगुरु प्रसिद्ध हैं वैसे ही चाइना में बुद्ध और महावीर की तरह कॉन्फ्यूशियस जो है वो एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, क्लियर है। तो कॉन्फ्यूशियनिज्म यानी कॉन्फ्यूशियसवाद, जैसे बुद्धिज्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, वैसे कॉन्फ्यूशियस धर्म कॉन्फ्यूशियस की टीचिंग के ऊपर बेस्ड है, क्लियर है। और बाद में उनके जो डिसाइपल्स, उनके जो शिष्य आए, ठीक है, ये बेसिकली आपके जो प्रैक्टिकल बिहेवियरल एस्पेक्ट है उसके ऊपर डील करता है। जो टीचिंग्स हैं इसमें गुड कंडक्ट, हर एक व्यक्ति का आचरण अच्छा होना चाहिए, कंडक्ट अच्छा होना चाहिए, विजडम, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। विजडम के बिना कुछ नहीं है। कितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज आप एक्वायर कर लेंगे, लेकिन अगर आपके पास विजडम नहीं है तो थ्योरेटिकल नॉलेज इज जस्ट अ वेस्ट। इसके बाद सोशल रिलेशनशिप्स, आपका आपस में एक दूसरे के साथ, एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ में क्या रिलेशनशिप है। सो दिस होल थिंग एक्चुअली वॉज बेस्ड ऑन द कॉन्फ्यूशियस, द टीचिंग ऑफ कॉन्फ्यूशियस, ठीक है ना। बाद में इसने चाइना में जो सोशल लाइफ है उस सोशल लाइफ को मैनेज करने, रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितने भी पॉलिटिकल डिक्टेटर, रूलर, प्रेसिडेंट, जो भी कह दो आप आ रहे हैं चाइना में, दे ऑल वर एक्चुअली फॉलोइंग द कॉन्फ्यूशनिज्म। थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई करके, चेंज करके इम्प्लीमेंट करते थे और अपने पॉलिटिकल एजेंडा को फुलफिल करने की कोशिश करते थे। चियांग काई शेक ने भी किया, माओ ने भी किया, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट डू यू नो अबाउट ज़ायबात्सु? तो क्या था, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भारत में आप कहते हैं टाटा और अंबानी, ठीक है, तो दीज आर द बिजनेस फैमिलीज जो भारत के इकोनॉमी में भी डोमिनेटेड हैं, दुनिया भर में भी इनके बिजनेस स्प्रेड है। वैसे ही जापान में कुछ बिजनेस फैमिलीज थी, ठीक है, बहुत बड़े जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे, दे वर कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल फैमिलीज, कुछ परिवार के लोगों द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, जिन्हीं को क्या कहा जाता था, ज़ायबात्सु कहा जाता था, ठीक है। अगला है व्हाट डू यू नो अबाउट मियाके सेत्सुराई? ठीक है, सो मियाके सेत्सुराई कौन है? वॉज अ फेमस जापानीज फिलोसोफर। जब जापान में बहस चल रही थी कि भाई क्या करना चाहिए, क्लियर है,
मॉडर्नाइजेशन जो हो रहा है जापान में इस दौरान, इसको कैसे देखना चाहिए? अब इसमें जापान अपने आप को कहाँ खोजे, किस तरीके से अपना इस इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन और कह दूं मैं मॉडर्नाइजेशन के दौरान अपनी जो एक आइडेंटिटी उसको कैसे मेंटेन करे। तो सत्सुराई जो है ये अपने कुछ आर्गुमेंट्स देते हैं, ठीक है। इनका आर्गुमेंट वही था दैट ईच नेशन मस्ट डेवलप इट्स टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी आपको अपनी एक ऐसी आइडेंटिटी बनानी चाहिए जो आपके इंडिविजुअलिज्म को मेंटेन करके रखे और साथ साथ आप वर्ल्ड सिविलाइजेशन या वर्ल्ड के लेवल पर भी कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। तो आपको ऐसे टैलेंट डेवलप करना चाहिए जो दुनिया के सिविलाइजेशन के बेनिफिट में हो। और इसी के बाद इन्होंने ये कहा कि भाई आपको एक्सपांशन वगैरह भी करना चाहिए, कॉलोनियलिज्म वगैरह को भी इन्होंने जस्ट ठहराया। अब आपको क्या करना चाहिए, एशिया को मॉडर्नाइज करने के लिए इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो कुल मिला के इनका कहना था, क्योंकि आप एशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, यहाँ पे आप सबसे पहले मतलब इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं, सबसे पहले मॉडर्नाइज हुए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अमेरिका वांट टू कॉलोनाइज जापान? अमेरिका जापान को क्यों कॉलोनाइज करना चाह रहा था? सबसे पहला, अमेरिका वांटेड टू कॉलोनाइज जापान बिकॉज द यूएसए सॉ द रूट टू चाइना एज अ वर्ल्ड मार्केट। सबसे पहला तो चाइना जाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता था वो जापान के रास्ते से होकर जाता था। भाई बेस बनाते हुए जाओगे ना, थोड़ा सा आओगे, फिर कहीं पे थोड़ा सा रुकोगे, फिर वहाँ से निकलोगे। अब चाइना के साथ आप डायरेक्टली ट्रेड करोगे, कभी ऐसी सिचुएशन बन जाए कि वॉर जैसी हो जाए, चाइना इतना बड़ा मेन लैंड है, तो कहाँ पर बेस लोगे? जापान बहुत पास में आ गया आपके, क्लियर है। सो सबसे पहली चीज़ तो जापान को कॉलोनाइज करने के पीछे उद्देश्य यही था कि चाइना का जो मार्केट है उसको एक्सेस करना है, तो जापान के थ्रू हम उसको एक्सेस कर लेंगे। दूसरा, वांटेड टू प्रोवाइड स्टेशन फॉर द रिफ्यूलिंग ऑफ देयर शिप्स। देखो क्लियर, तो एक तो मार्केट भी वहां का इस्तेमाल करना चाह रहा था, वहां के थ्रू चाइना एक्सेस करना चाह रहा था। दूसरा, एक ऐसे बेस के तौर पर जहां से वो अपने शिप्स वगैरह को एंकर कर सके, रोक सके, उनकी हॉल्टिंग कर सके, वहां पर रिफ्यूलिंग कर सके, क्लियर है, जब वो पैसिफिक एरिया में है। उद्देश्य पूरा नहीं हुआ हालांकि। राइट, एनी टू रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय अमेरिका इन चाइना। ठीक, अमेरिका के द्वारा चाइना में कुछ जो रिफॉर्म्स किए गए, सबसे पहला हैवी इंडस्ट्रीज को इनकरेज किया गया और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये बहुत बाद की बात है, ध्यान रखिएगा। लास्ट में जब हम क्या कह रहे हैं आपका वो सिविल वॉर और उन सब की बात है, शुरुआत में नहीं, जब अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नहीं, जब लास्ट में सिविल वॉर इन सब की सिचुएशन है, क्योंकि चांग काई शेक की जो गवर्नमेंट थी, चांग काई शेक की गवर्नमेंट को अमेरिका सपोर्ट करता था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस गवर्नमेंट वाज रिपब्लिकन गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट पार्टी वाज सपोर्टेड बाय द यूएसए एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज चांग काई शेक, व्हाट डिड ही टेल अबाउट द वुमेन? सो चांग काई शेक आपको ही पता है, जो पार्टी बनी थी नेशनलिस्ट पार्टी चाइना में, उसके लीडर हुआ करते थे। और उनका बेसिक जो जब उन्होंने रिफॉर्म शुरू किया तो रिफॉर्म में जो एक सोशलिस्ट मैन वाली है ना आइडेंटिटी बना रहे थे, ये इस सोशलिस्ट मैन वाली आइडेंटिटी में वुमेन्स के लिए इनका जो विजन था वो ये था कि वुमेन शुड कल्टिवेट वर्च्यूज ऑफ चेस्टिटी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क। ये चार चीज़ें कि चेस्टिटी अपने कैरेक्टर में ऑनेस्टी लेके आए, अपीयरेंस अपने मतलब अपीयरेंस में कि कैसे दिखती हैं, उसमें स्पीच बोलने के लहजे में, और अपने काम में। तो ये चार चीज़ें जो है वुमेन शुड टेक केयर ऑफ, इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। नरेट एनी टू चेंजेस दैट केम इन द डेली लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मेजी पीरियड। मेजी पीरियड में जो दैनिक या रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए मेजी रिस्टोरेशन के दौरान? तो मेजी रिस्टोरेशन का मतलब है मॉडर्नाइजेशन ऑफ जापान, जापान का मॉडर्नाइजेशन। और जापान का जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, इस मॉडर्नाइजेशन के दौरान बड़े लेवल पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला यही था कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज थी वो डेवलप होनी शुरू हो गई। पहले क्या था, जॉइंट फैमिली रहती थी, बड़े बड़े परिवार होते थे, लेकिन बाद में जॉइंट फैमिलीज हो गई। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली डेवलप होना शुरू हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़, अपने ट्रेडिशन से हटके, अब चूंकि जापान का सम्राट खुद क्या था, वेस्टर्नाइज दिखना चाह रहा था पेरेंट्स वाइज, इसलिए आप देखोगे कि वहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग जो है उसको बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। आज के डेट में तो आप देखो, आज के डेट में आपको चाइना में वो पुराने टाइप का वो लंबा चौड़ा वैसे जो बड़े बड़े बाहों वाला स्लीव्स वाला पहने देखते थे ना आप टीवी में, मूवीज़ में देखेंगे, वो देखने को मिलेगा ही नहीं। अब जापानीज़ जो है दे यूज्ड टू वेयर नो मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्लॉथ्स। तो ये दो मेजी रिस्टोरेशन के परिवर्तन थे, क्योंकि मैंने क्या कहा, मेजी रिस्टोरेशन का सीधा सा मतलब है मॉडर्नाइजेशन। और जापान तो पूरी तरीके से अपने आप को यूरोप की तरह बनाने के क्या बना ही लिया उसने मेजी रिस्टोरेशन के दौरान, पूरी तरीके से अपने आप को एक यूरोपियन सोसाइटी की तरह। तो बोलने, सुनने, देखने, अपीयरेंस में, सब में वो एक वेस्टर्नर की तरह ही था। इंग्लिश इतनी जल्दी सीखी उन्होंने, लैंग्वेज वगैरह बहुत अच्छी तेज़ी से सीखी। व्हाट इज मीन्ड बाय द स्लोगन फुकोकू
क्योहेई। जब मेजी रिस्टोरेशन का टाइम आ रहा था, जब तोकुगावा फैमिली को रूल आउट करना था, ओवरथ्रो करना था, तो तोकुगावा फैमिली को जब ओवरथ्रो करना था तो उस दौरान ही ये मूवमेंट शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो इस स्लोगन का मतलब है, फुकोकू क्योहेई का मतलब है रिच कंट्री स्ट्रॉन्ग कंट्री। इट वॉज गिवन इन जापान अंडर द मेजी रूल। अब मेजी रूल के दौरान सबसे बड़ी चीज यही थी कि भाई रिस्टोरेशन तो तब होगा जब कंट्री यूनाइट होगी, और कंट्री यूनाइट होगी जब कंट्री की स्ट्रॉन्ग आर्मी रहेगी। तो कंट्री को यूनाइट रखने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल आर्मी का, सबसे इंपॉर्टेंट रोल आर्मी का इसलिए है क्योंकि बाहर की सुरक्षा आर्मी ही करेगी, तब तो आगे अंदर का फिर काम हो पाएगा। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सब तब होगा जब बाहर की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। तो आर्मी, रिच कंट्री एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी, दिस वाज द स्लोगन फुकोकू क्योहेई। दिस वाज गिवन इन जापान, इस जमाने में दिया गया था। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट? याद आया? ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका 1958 में, चाइना ने ये मूवमेंट शुरू किया था। तो माओ ने जब शुरुआती अपनी इकोनॉमिक प्रोग्रेस शुरू करी थी, तो शुरुआती इकोनॉमिक प्रोग्रेस में उसको कुछ समय बाद स्टैग्नेंट होता दिखा, अपना जो विजन था और इकोनॉमिक जो ग्रोथ थी वो भी स्टैग्नेंट होती दिखी। तो इसको रिजुविनेट करने के लिए उसने द ग्रेट लीप मूवमेंट, यानी बड़ी छलांग लगाने वाला, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, आगे की तरफ बड़ी छलांग लगाओ, मूवमेंट स्टार्ट किया। क्लियर है? सो सिंपली द पॉलिसी वाज टू गैल्वनाइज द कंट्री ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी धीरे धीरे अब देश का जो औद्योगिकीकरण है बहुत तेजी से हो, है ना। घरों के अपने पीछे बैकयार्ड्स में जो है वो फर्नेसेस लगाए जाएं, है ना, और कम्यून्स बनाए जाएं, सोवियट्स बनाए जाएं, ठीक है, मतलब कलेक्टिव ओनरशिप वाले गांव या फार्म बनाए जाएं, कलेक्टिव प्रोडक्शन किया जाए, ये सारा काम जो है उसने शुरू किया था यहाँ पे। सो दीज वर एक्चुअली द क्वेश्चंस व्हिच वी डिस्कस टुडे, आज हमने डिस्कस किया। आशा करता हूँ मैं आपको क्वेश्चन, चूंकि शॉर्ट टाइप के थे इसलिए अब उनका एक्सप्लेनेशन करूँगा तो वो लॉन्ग हो जाएंगे, इसलिए मैंने उनको बहुत ज़्यादा अननेसेसरी एक्सप्लेन नहीं किया, आपको आइडिया देते हुए मैं क्वेश्चंस के आगे बढ़ता रहा, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड इतना ही। क्लास 11th के सारे वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर सबसे आसान तरीके से मिल जाएंगे, तो यहीं से आएँ और सर्च करें आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के जितने भी आपको ये टैब जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, तो जितने भी स्टडी मटेरियल है, जितना भी वीडियो है, वो सारे पर्टिकुलर क्लासेस में अरेंज है। आपको जिस भी पर्टिकुलर क्लास का मटेरियल एक्सेस करना है और बस उसको क्लिक करो। जैसे क्लास 11th की बात करें, क्लास 11th क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको सब्जेक्ट वाइज फैकल्टी लिस्ट की फ़ोटो के साथ बाकायदा दिख जाएगा। अब जैसे यहीं पर क्लास 11th ज्योग्राफी है, स्क्रॉल करो, क्लास 11th हिस्ट्री आ जाएगी। जब वहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको इस तरह से दिखे तो क्लिक करोगे तो ऐसा एक पेज मिलेगा जहां पर आप देखोगे चैप्टर वाइज वीडियोस जो हैं आपके क्लास 11th की हिस्ट्री के प्रॉपरली अरेंज हैं, ठीक है, जिनमें हर चैप्टर के टॉपिक के सब टॉपिक बाकायदा एक्सप्लेन किए गए हैं। बस आपको क्या करना है, आपको उसको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो ये वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। सो देखो, दिस इज़ अवर एफर्ट, ये हमारा एक प्रयास है, हमारा एक एफर्ट है, ताकि आपके घर बैठे आपको जो नॉलेज है वो हम डिलीवर कर सकें। और आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि आपको वीडियोस को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये सारी चीज़ें पहुँचे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।